नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सभी का आज के करंट अफेयर्स 13 मार्च में स्वागत है। और करंट अफेयर की शुरुआत हमेशा की तरह एक जानकारी के साथ। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी में एमपीपीएससी प्री की 499 की टेस्ट सीरीज आपको 80 टेस्ट के साथ मिल रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी सारे टेस्ट आपको देने को मिलते हैं, 1 से लेकर के 80 तक के, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट लगातार अपडेट हो रहे हैं। 17 मार्च के बाद इसमें बहुत सारे और भी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही में एमपी करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको आपके नियरेस्ट बुक स्टॉल में भी जल्दी उपलब्ध होने वाली है। यदि आप एमपीपीएससी प्री के अपडेटेड नोट्स चाहते हैं जो कि बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप ये एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, किसी प्रकार की डेमो या इसकी पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज की शुरुआत आज के सुबह के विचारों के साथ। यदि गंतव्य असंभव हो तो तैयारी भी क्या होनी चाहिए और भव्य होनी चाहिए। यानी कोई कार आपको ऐसा लग रहा है वहां तक पहुंचना हमारा असंभव है, तो आपको उतने ही ऊर्जा के साथ और उतने ही अपने अच्छे प्रयास के साथ उसकी और तैयारी करनी चाहिए कि असंभव के कारण क्या है, इस असंभव से हमें कैसे हटाना है और उसे संभव कैसे करना है। क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है यदि हम अपने मन में ठान ले तो। शुरुआत करेंगे आज के प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न, नायब सैनी है, इनको अभी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? वो हरियाणा का किया गया है। अभी जहाँ पे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने वहां पर इस्तीफा दे दिया है। उनका जो गठबंधन था उस समय की हरियाणा की लोकल पार्टी के साथ, वो टूट गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि भाजपा के ही सरकार है, उन्हीं की अभी नायब सैनी को अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ये 11वें मुख्यमंत्री होंगे। बात करी जाए हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय वहां के हरियाणा के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ में इनको शपथ दिलाई गई है। और बात करी जाए इनकी आगे की, तो अब ये आगे की कार्रवाई क्या होगी कि अब ये जाकर के राज्यपाल के सामने अब इन्होंने अपनी क्या कहते हैं सरकार गठन करने का प्रस्ताव रखा है कि मेरे पास बहुमत है। इन्होंने दावा सिद्ध किया है, अब इन्हें विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। यही प्रोसेस होती है सभी के लिए कि आप एक बार राज्यपाल के सामने दावा प्रस्तुत करते हैं, राज्यपाल उसको स्वीकार करते हैं, आपको शपथ दिला देते हैं, फिर आप जाकर के विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करते हैं। बात करी जाए हरियाणा की, तो ये एक 90 सदस्यों वाली विधानसभा है और भाजपा के पास अभी 41 है, बाकी निर्दलीय हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी है। हरियाणा की बात करी जाए तो 1 नवंबर 1996 में, 1 नवंबर 1996 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के बाद इसका गठन हुआ था और पहले मुख्यमंत्री यहाँ के भगवत दयाल शर्मा थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कोचरब आश्रम कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और आने वाले समय में यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको आश्चर्य बिल्कुल नहीं करना। ये जो आश्रम है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और गुजरात में है, किससे जुड़ा हुआ है? ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आपकी एक बात यहाँ पर क्या हो जाती है, क्लियर है कि कोचरब जो आश्रम है ये गुजरात में है। और साबरमती आश्रम का भी हाल ही में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने वहां पर दौरा किया। जब दौरा किया तो वहां पर उन्होंने एक मास्टर प्लान का शुभारंभ किया और उसी के समय पर ये कोचरब आश्रम पे गए। कोचरब जो आश्रम है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपसे आने वाले समय में पूछा जाएगा। तो ये की गई थी गांधी जी के द्वारा। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 25 मई 1915 को, तब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यह भारत में उनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, इस चीज को ध्यान में रखना है। 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती नदी के जो तट है वहां पर एक जो बंजर भूमि है वहां पर स्थापित कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी का जो एक तरह से विचार था, उनकी विचारधारा थी, पशुओं को लेकर के, खादी को लेकर के एक रचनात्मक गतिविधियां जो होती थी वो ये सब करना चाहते थे वो, और इसी भूमि पर करना चाहते थे। हालांकि इस आश्रम को लेकर के एक मिथक भी रहा है कि जो दधीची ऋषि रहे जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था, तो धर्म युद्ध के दौरान उन्होंने जब अपनी हड्डियां दान दी थी तो वो इसी स्थान पर एक आश्रम पे रहे हैं। साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और गांधी जी का वहां पे 1917 से लेकर के 1930 तक का वो उनका घर रहा है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि यदि आप बात करो कि इसका जो मूल नाम था, जो साबरमती आश्रम था, इसका मूल नाम क्या था, तो इसका जो मूल नाम था वो सत्याग्रह आश्रम रहा है। और सत्याग्रह यही एक चल करके आगे आने वाले समय में भारत की स्वतंत्रता में ये एक विचारधारा का एक केंद्र के रूप में उभर करके आया था। और गांधी जी ने जब दांडी यात्रा करी थी तो उन्होंने वहां पर एक शपथ ली थी कि जब तक मैं भारत को आजाद नहीं करा दूंगा तब तक मैं इस आश्रम पर नहीं लौटूंगा। और इसके बाद उनकी यात्रा जारी रही।
फिर दांडी यात्रा के बाद वो आगे बढ़ते चले गए और आंदोलन में जुड़ गए। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद गांधी जी यहाँ पर पहुंच नहीं पाए और उसके पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। तो वो इसके बाद से इस आश्रम में कभी लौट करके नहीं आते। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ अगले प्रश्न में कि मार्च 2024 को किस एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। तो ये किसी और हवाई अड्डे को नहीं दिया गया है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है उसको दिया गया है। छत्रपति शिवाजी राव जो अंतरराष्ट्रीय अड्डा है ये आपका मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका कोलकाता में है, केंपेगौड़ा आपका बेंगलुरु में है। तो आईजीआई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसकी अच्छी सेवा के लिए और अच्छी सुविधाओं के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है और यहाँ की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है। ये अवार्ड जो दिए जाते हैं एसीआई यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का एनजीओ है। इसका जो मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक अगला प्रश्न है कीर्ति कार्यक्रम, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, चंडीगढ़ में किया गया, लेकिन यदि आपसे कभी आने वाले समय में पूछा जा सकता है क्योंकि ये खेलों से जुड़ा हुआ है। तो ये युवा एवं केंद्र मंत्रालय जो हमारा खेल मंत्रालय है उसका कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री इसके अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम रखा है शॉर्ट फॉर्म में कीर्ति। पूरा नाम क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है कीर्ति। इसके उद्देश्य ये है कि एक पर ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है जहां पर 9 से लेकर के 18 वर्ष की आयु के जो भी युवा होंगे उन एथलीट्स की क्या करनी है, खोज करनी है जो कि स्कूलिंग में है। खेलो इंडिया पहले से चल रहा था, इसका एक ये कहा जाए तो जूनियर्स के लिए स्टार्ट किया गया है। खेलो इंडिया का एक छोटा रूप है, लेकिन ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से खेलो इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसी प्रकार से अब कीर्ति को भी चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि हमें एक बोलते हैं ब्लॉक लेवल से जो भी खिलाड़ी हैं, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी, उनका चयन करके उनके अंदर के जो एक प्रतिभा है उसको बाहर निकाल करके उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए क्या करना, तैयार कराना। इन्हीं उद्देश्यों के साथ कीर्ति चालू किया गया। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय का है, किस उद्देश्य किया गया है या किस आयु वर्ग के जो एथलीट्स हैं इनको इसमें अवसर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसकी मोटी मोटी बातें। तो आज का ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था। जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा। आप इसको जो भी आपके नोट्स हैं वहां पर अपडेट करके रख लेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल 5 सदस्य होते हैं। लेकिन घटना क्या हुई है? घटना ये हुई है कि किशोर मकवाना जो है अब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। इन्होंने शपथ ले ली है, सदस्यता ग्रहण कर ली है। बात करी जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीएससी कहते हैं, ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि आपके सिलेबस में है। तो आपके जो सिलेबस में पहले 10th यूनिट्स थी वो अब जाकर के पॉलिटी में एक टॉपिक के रूप में ऐड हो गई है। अलग से पहले एक यूनिट थी, पार्ट थी, लेकिन अब वो एक टॉपिक में है। उसमें आपका एससी आयोग भी आता है। इसकी स्थापना जो की गई थी, जो हमारे यहाँ एससी जाति होती हैं उनके एक शोषण को रोकने के लिए की गई थी। उनकी आवाज है, एक जो कमीशन होते हैं, सभी जो वर्ग होते हैं उनकी आवाज होती है। उनके सामाजिक या शैक्षणिक या उनकी जो आर्थिक, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, सभी प्रकार के उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाते हैं। उनके जो भी जहाँ पे उनका वीक पॉइंट होता है वहां पर उसके लिए वो लोग कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत पहले क्या था, इसमें एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता था और बाद में उसको क्या होता था, जनजाति आयुक्त के रूप में नामित कर दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 65वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है संवैधानिक संशोधन, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो 338 में संशोधन किया गया और एक प्रकार का एक सदस्य के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया। 89वां जब संविधान संशोधन 2003 हुआ तो इसके द्वारा 338 में संशोधन किया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से 2 आयोगों द्वारा क्या किया गया, यानी दोनों को सेपरेट कर दिया गया, प्रस्थापित किया गया। तो अनुच्छेद जो 338 है आपका, वो क्या कहता है कि इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देश के अंदर होगा। वहीं पर जब बात होगी 338A की, तो देश के अंदर हमारे एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। इसकी संरचना क्या होती है आयोग की? इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इस प्रकार यदि कुल जोड़े जाए तो अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं।
इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका सेवा कार्यकाल और शर्तें क्या होती हैं? तो जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं वही होती हैं। 2018 तक जो आयोग था ये पिछड़ा वर्ग के लिए भी काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 102वां संविधान संशोधन आया जिसके द्वारा इसको इस जिम्मेदारी से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। ये था आपका आज का जो तीसरा प्रश्न था, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के घटनाक्रमों से। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में जब जाएंगे तो आपको धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का ये तो पता है कि हमारे प्रदेश में एक ये विभाग है। इसका कार्यालय कहाँ था? सतपुड़ा भवन था, जहां पर अभी हाल ही में आग लगी थी। उसका विभागाध्यक्ष का कार्यालय वहां पर था, जिसको अब स्थानांतरित करके क्या कर दिया गया है? उज्जैन कर दिया गया है। आने वाले समय में आपसे किसी न किसी पेपर में ये पूछा ही पूछा जाएगा, इसलिए जहां भी आपका धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग डिपार्टमेंट का आपने उल्लेख किया हुआ है या नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसका जो कार्यालय करना है, विभागाध्यक्ष कार्यालय होता है इसका, वो कहाँ कर दिया गया? उज्जैन कर दिया गया। अब ये उज्जैन से संचालित होगा, वो इसलिए भी किया गया है 2028 में होने वाला है सिंहस्थ। तो सिंहस्थ के पहले की एक प्रकार की प्रिपरेशन है। वहां पर एक उज्जैन में हॉस्पिटल भी एक्स्ट्रा खोला जा रहा है, कॉलेज मेडिकल कॉलेज भी एक्स्ट्रा खोला जा रहा है। तो अब जो धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे वो उज्जैन में बैठेंगे। देखिए होता क्या है, इसके अंतर्गत आपके जो विभागाध्यक्ष कार्यालय होते हैं संचालन करते हैं। इसके अंतर्गत आपका मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना भी आता है। ये सतपुड़ा भवन पर था, उज्जैन हो गया, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 1981 में हमारे यहाँ धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का गठन करके ये इस विभाग से अलग विभाग बनाया गया था। और इसको क्या है, जो हमारे यहाँ के कमिश्नर या कलेक्टर होते हैं उनके माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से क्या होता है, कोई शासकीय विभाग नहीं बनाया गया है। कलेक्टरों के पास ही इसकी जिम्मेदारी होगी। आपको कैसे याद रहेगा? याद आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जोर देना है कि लगभग आज की डेट में बात करी जाए तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 112 तीर्थ हैं, ठीक है। कुल 112 तीर्थ सूचित किए गए हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। बात करी जाए, मेले लगते हैं, तो इस विभाग के अंतर्गत आपका तीर्थ क्षेत्र और मेला प्राधिकरण दोनों आते हैं। जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 1100 के आसपास, 1178 या 1700 कुछ ऐसे हैं मेले जो हैं सूचित किए गए हैं, कि जो छोटे छोटे मेला है वो भी सरकार की जानकारी में है। तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान है, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे आपका मैहर की शारदा स्थापना पीठ हो, आपका शक्तिपीठ हो, दतिया की पीताम्बरा शक्तिपीठ हो, और सलकनपुर वाली माता हो, ये जितने भी स्थान है आप यहाँ देखेंगे जो समिति होती है इसकी अध्यक्षता कलेक्टर के द्वारा की जाती है। तो इस विभाग के हेड कौन होगा? कलेक्टर होता है। तो सरकार जो होती है ये विभाग कलेक्टर के माध्यम से ये पूरे के पूरे विभाग को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। और इसका एक विभागाध्यक्ष कार्यालय होता है, जो इसके यहाँ पे इसके विभागाध्यक्ष बैठते हैं। 25 जनवरी 2022 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था, तब धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग किया गया था। और बात करी जाए तो 27 जनवरी 2016 से ये जो कार्यालय है संचालनालय में चल रहा था। और मध्य प्रदेश का जो तीर्थ स्थान और मेला प्राधिकरण वो इस विभाग के अंतर्गत आता है। और इसके बाद अलावा जो तीर्थ स्थल में जो मेले होते हैं उसके लिए अनुदान उपलब्ध कराता है। हमारे यहाँ जो तीर्थ दर्शन योजना चलती है वो भी इसी विभाग के अंतर्गत चलती है। तो ये प्रमुख बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। इसके यदि आप संरचना की बात करो तो देखो, तीर्थ दर्शन योजना चलती, धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग होता है, मेला प्राधिकरण होते हैं, तीनों इसके अंतर्गत होते हैं। जब इसकी बैठक होती है धार्मिक विभाग की, तो इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो इसके जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा की जाती है। बाकी के सभी अलग अलग जो सचिव और उप सचिव होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है वो लोग इसमें बैठते हैं। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे औद्योगिक और असंगठित श्रमिक होते हैं उनकी मजदूरी में सरकार के द्वारा 25% की क्या की गई? मंजूरी दी गई। ये इसमें आंसर भी हमने लगा दिया, ध्यान में रखना, ठीक है। 25% की मंजूरी दी गई। हालांकि ये बहुत लेट है। हमारे यहाँ क्या है कि पूरे भारत में जो ये पूरे के पूरे जो हमारे संगठित या असंगठित, एक तरह से आप बोलो लेबर लॉ होती है, ठीक है, वो बनाए जाते हैं। उसके बाद एक जो मिनिमम उनका एक क्राइटेरिया होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में क्या है कि 1 अप्रैल 2024 से ये इनकी क्या होगी, सरकार के द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इनकी बढ़ जाएगी। और एक बार फिर से जो उनकी मजदूरी है उसका पुनरीक्षण किया गया था 2014 के पहले। तो 2014 के बाद ये पहली बार जब प्रदेश में मजदूरों की जो है एक न्यूनतम उनकी जो सैलरी है वो डिसाइड की गई है। वो अब ये क्या होता है, इसका नियम है कि आपको प्रति 5 वर्ष में क्या करना चाहिए, इसको लगातार अपडेट करना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है, शासकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो हमारे असंगठित क्षेत्र के
मजदूर होते हैं उनके लिए भी, के श्रमिक होते हैं उनके लिए भी क्या होना चाहिए, एक नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके 2019 में जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके आधार पर 1 अक्टूबर 2019 को इनके महंगाई भत्ते ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है 311, उसके आधार पर इनकी एक न्यूनतम जो सैलरी है वो डिसाइड की गई थी कि इनकी जो मासिक आय होनी चाहिए 9,575 रुपये होनी चाहिए। फिर इसमें कुछ राज्यों ने बढ़ाई थी, कुछ ने नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि जो इनका एक तरह से आपकी जो लेबर ब्यूरो है वो शिमला में है, वही आपका इनका सबका क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, लेबर लॉ वगैरह पे सारी चीज़ों पे पूरी नज़र रखता है, न्यूनतम सैलरी भी वो डिसाइड करता है, इनके इनके जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है। आंकड़े भी इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं, कहाँ पर किस क्षेत्र में किस प्रकार के लेबर है। तो उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बताया था, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जा करके इसको क्या किया है, अपडेट किया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि हमने आपको पिछले दिनों दिया था, जिसका आंसर है कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। 3 बांध थे जो बेतवा नदी पर थे, एक आपका राजगढ़ था, एक परीक्षा बांध था, दूसरा माता टीला बांध था। ये तीनों जो है बेतवा नदी पर। एक बांध जो है बाण सागर, जिसको हम लोग बोलते हैं या बाण सागर परियोजना बोलते हैं, ये बांध जो है ये बेतवा नदी पर नहीं है। किस नदी पर है, ये सोन नदी पर है। ये जो है आपका शहडोल का देवलौंद है, वहां पर ये बांध बनाया गया है और इसको बाण सागर या बाण सागर कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो 7वीं शताब्दी के आसपास विद्वान थे, बाणभट्ट थे, वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम रखा गया बाण सागर। प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में इसकी नींव रखी गई थी, जिसका जाकर के जब ये प्रदेश को समर्पित की गई वो 2006 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने की थी। ये एक प्रकार की सिंचाई और पन बिजली दोनों, यहाँ पर पानी के माध्यम से बिजली भी उत्पादित की जाती है, साथ में सिंचित क्षेत्र भी ये बढ़ाती है, एक सिंचाई परियोजना भी है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, बात करेंगे। यदि आपको करंट अफेयर पसंद आता है तो आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं। एग्जाम गुरुजी को सपोर्ट करिए, अपने किसी भी एक मित्र को जरूर करंट अफेयर शेयर करिए। आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। करंट अफेयर्स साथ ही क्लासेस जरूर अटेंड करिए। इकोनॉमी की क्लासेस आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। आपकी आज की क्लास रहेगी वो आपके मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति पे रहेगी, तो शाम की क्लास 8 बजे आप देखना नहीं भूलेंगे। सभी क्लासेस हैं, 17 तारीख से क्लासेस बढ़ जाएंगी। लेकिन चलने से पहले आप सभी के लिए आज का प्रश्न, जो अहिराई है ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। भील का, भारिया का, बैगा का, सहरिया का, जिस भी जनजाति का ये पारंपरिक नृत्य है, आपको अहिराई के बारे में बताना कि ये किया कब जाता है और किस जनजाति के द्वारे में किया जाता है। तो 4 से 5 प्रमुख बातें आपको इनके बारे में बतानी है। कमेंट की संख्या जब टोका जाता है तो आप लोगों की बढ़ जाती है, फिर इसके बाद फिर से आप लेजी हो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, हमें अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन रखना है। 4 से 5 लाइनों की कमेंट आपको जरूर करना है। आपको उसके बारे में प्रॉपर बताना है कि आपके दिमाग में क्या आता है, और इस प्रकार से हमारे मेंस के लिखने की भी प्रैक्टिस होती है। करंट अफेयर शेयर करना नहीं भूलना है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई लगातार करते रहें, अपने क्रम को नहीं तोड़ें।